राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजेश के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स पे वीडियो बनाओ और उसका क्या कारण है वो आगे आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि राजेश एक्सपोर्ट्स अभी मेरे पास नहीं है और अभी हाल फिलहाल मेरे लेने का भी कोई विचार नहीं है। जब मैं लूँगा तो वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जो जो स्टॉक लेता हूं उन सब पे मैं वीडियो बनाऊं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिन जिन स्टॉक्स पे मैं वीडियो बनाता हूं वो सारे मैं ले लूं ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी होती है कि उन स्टॉक्स पे मैं वीडियो बनाऊं जहां से आपको एक अच्छी लर्निंग मिल सके, ना कि मैं आपको वीडियो बना बना के टिप देता रहूं कि आप ये बाई कर लो या ये सेल कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो मैंने किसी स्टॉक पे वीडियो बना दिया और उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये इस लेवल से ऊपर जाएगा या इस लेवल से नीचे जाएगा तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। हो सकता है उस टाइम मेरे पास फंड ही ना हो, या हो सकता है मेरे पास जितना फंड है उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को कोई मिल रही हो। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए एक बात मेरी आप समझो कि जिस जिस स्टॉक पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो सारे स्टॉक मेरे पास नहीं होते। कुछ स्टॉक उसमें से मेरे पास होते हैं, कुछ नहीं होते। और जो स्टॉक मेरे पास होते हैं उन सब पे मैं वीडियो बना दूं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा मैं किसी के साथ नहीं करता, वो सिर्फ मेरे पास होते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर वही हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस और फिर टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम बिजनेस को समझेंगे, फिर फाइनेंशियल को समझेंगे। बिजनेस को आप समझोगे तो लगेगा वाह यार क्या तगड़ी कंपनी है, ये तो धमाकेदार कंपनी है। फाइनेंशियल को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बेकार कंपनी है। उसके बाद फिर हम टेक्निकल यानी चार्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, 1989 में ये कंपनी बनी थी, यानी 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, लगभग 35 साल हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स। कंपनी इज गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर। मतलब गोल्ड को रिफाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। मतलब रिफाइनिंग से लेके रिटेलिंग तक का काम गोल्ड का दुनिया में इकलौती इसी कंपनी का है। और 35% जितने भी गोल्ड के प्रोडक्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ये अकेली प्रोसेस करती है। समझो पूरे इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 35% को ये अकेली प्रोसेस करती है। तो समझो कितनी बड़ी कंपनी होगी। फिर नीचे चल के देखो, 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिज़ाइन इसके पोर्टफोलियो में हैं, जिनको ये होलसेल और रिटेल दोनों में सेल करते हैं। नीचे प्रोडक्ट प्रोफाइल दे रखी है, ये आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर नीचे इसके रिटेल चेन स्टोर है, एक शुभ ज्वेलर्स नाम के ब्रांड है जिसके 80 शोरूम हैं कर्नाटका में। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं। 2015 में इन्होंने एक एक्वायरमेंट भी करी थी $400 मिलियन में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ब्लेरना, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखो, अभी 2 रिफाइनिंग कैपेसिटी है कंपनी के पास। पहली तो वही स्विट्जरलैंड में जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है 2400 टन, और एक उत्तराखंड में है जिसकी कैपेसिटी है 400 टन, मतलब टोटल 2800 टन। सोचो एक टन में कितना होता है, 1000 किलो। इतने किलो की रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसके पास। उसके फिर नीचे चलते हैं, एक्सपोर्ट। कंपनी इज द ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन ज्वेलरी सेक्टर। एक्सपोर्ट्स टू 60+ कंट्रीज, 60 से ज़्यादा कंट्रियों को एक्सपोर्ट करती है और अकेली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस है ज्वेलरी सेक्टर में। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। देखो, कंपनी का बिजनेस समझ के तो आपको लगा होगा यार ये तो धमाकेदार कंपनी है, लेकिन इसमें बिजनेस से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल की। और बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, इसके प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, बार बार कुछ कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। पहले देखो, 2013 में कंपनी के एमडी इन्वॉल्व इन गोल्ड स्मगलिंग केस। 2013 में जो कंपनी के एमडी थे वो गोल्ड स्मगलिंग केस में इन्वॉल्व थे। अभी पिछले साल ही सेबी ने भी इन पे कुछ कुछ बोला था। कुछ कुछ क्या बोला था, जो इनके फाइनेंशियल थे ना वो क्लियर नहीं थे। मतलब जो डॉक्यूमेंट जो क्लियर होने चाहिए जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं,
तो वो क्लियर नहीं थे, और जो ये टैक्स वैक्स जो पे करते हैं उसमें भी वो उतनी क्लैरिटी नहीं होती जो सेबी को चाहिए होती है एक लिस्टेड कंपनी के लिए। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी में इश्यूज हैं। बिजनेस कंपनी का बहुत बढ़िया है, अकेली कंपनी है जो इतना अच्छा काम कर रही है। अब एक बार फाइनेंशियल पे चलते हैं कि बिजनेस तो इतना बढ़िया है, क्या फाइनेंशियल भी उतने ही बढ़िया हैं? सिर्फ 8,500 करोड़ की कंपनी है। सोचो, ऐसी कंपनी जो 2800 टन गोल्ड को रिफाइन करती है, और रिफाइन नहीं, वो रिफाइन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग 60 से ज़्यादा कंट्रियों में जिसका एक्सपोर्ट है, और अकेली कंपनी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इस काम में है। स्टॉक का पीई 228 है, पीई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यों है? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग ही खत्म हो जाएंगी तो पीई रेशियो क्या होएगा? बहुत बढ़ जाएगा, वही कारण है। आरओसी आरओई देखो 2% 3% का, बहुत ही बेकार है। कर्जा कंपनी पे 650 करोड़ का है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट देखो 2273 करोड़ के। कंपनी 8,500 करोड़ की है और कंपनी के पास कैश ही है 2200 करोड़ से ज़्यादा, तो मतलब 22-23% तो कंपनी के पास कैश है। जितना मार्केट कैप कंपनी का है उसका 22-23%। बुक वैल्यू 516 रुपये की है, करंट प्राइस सिर्फ 293 रुपये है। यानी बुक वैल्यू से 60% अभी ये आपको करंट प्राइस पे मिल रहा है। डिविडेंड कुछ देती नहीं है। इंडस्ट्री पीई 36 है, इंडस्ट्री पीई से तो फिर क्या ही कंपेयर करें इसको। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, 55% के आसपास है। एफआईआई की होल्डिंग भी ठीक है, डीआईआई की होल्डिंग भी ठीक है। रिटर्न आप देखो, प्रॉफिट पिछले 5 साल में नेगेटिव, रिटर्न भी नेगेटिव, पिछले 10 साल में नेगेटिव। ये हम आ गए हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। अभी लेटेस्ट क्वार्टर की सेल देखो 60,000 करोड़ की। कंपनी सिर्फ 8,500 करोड़ की है और सेल करती है 60,000 करोड़ एक क्वार्टर में। पूरे साल की सेल 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और पिछले 3-4 क्वार्टर की आप सेल देखो 38,000, 65,000, 91,000 और अभी 60,000 करोड़। लेकिन दिक्कत है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पहले प्रॉफिट देखो एक क्वार्टर का 318 करोड़, 305 करोड़, 418 करोड़, 450 करोड़, 402 करोड़। अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से देखो 50 करोड़, 56 करोड़, -164 करोड़, सिर्फ 37 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, या तो 0% देखने को मिलेगा या सिर्फ 1%। इतना कम प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, ये मेरे समझ से बाहर है। देखो, इनकी सेल बहुत ज़्यादा है। रिफाइनिंग का काम ऐसा है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन फिर भी 2% 3% कुछ तो हो। यहाँ तो ज़्यादातर क्वार्टर में आपको 0% देखने को मिलेगा। 1% भी देखो सिर्फ 2 क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। और पहले तो चलो 300-400 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 80-90 हज़ार 50,000 करोड़ की सेल करके। सोचो 50-60 हज़ार करोड़ की सेल और प्रॉफिट सिर्फ 300-400 करोड़, मतलब क्या है? नेग्लिजिबल है ये तो। और अब पिछले 3-4 क्वार्टर से तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है, 50 करोड़ और एक बार माइनस में, अब सिर्फ 37 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जो पहले 300 करोड़ के आसपास होता था, 400 करोड़ तक भी होता था, 350 करोड़ होता था, अब वो 45 करोड़, 12 करोड़, -32 करोड़ और 12 करोड़, मतलब वो 50 करोड़ से भी नीचे आ गया है नेट प्रॉफिट। एक बार ईयरली की बात करते हैं। ईयरली सेल्स मैंने आपको बताया, अभी देखो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। पहले देखो 3,39,000 करोड़ थी, 2,80,000 करोड़ थी, और अब भी सेल्स तो ठीक है, उतनी कम नहीं है सेल्स, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, जो बीच में 1700-1800 करोड़, 1500 करोड़ होता था, वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -20 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही पहले 1% होता था, अब 0% है पिछले 3-4 साल से। नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो पिछले जो 12 महीने हैं, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स हैं, उनका प्रॉफिट सिर्फ 38 करोड़ है, पहले जो 1200-1400 करोड़ के आसपास होता था। तो जब इतना प्रॉफिट डाउन है तो स्टॉक प्राइस भी उतना ही डाउन होगा। स्टॉक प्राइस कितना डाउन है वैसे मैं बता दूं आपको, 71-72% अभी स्टॉक अपने हाई से डाउन है। वो हम टेक्निकल्स में चलेंगे तो बात करेंगे। उससे नीचे एक बार बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में देखो कंपनी के रिजर्व्स जो है लगातार बढ़े हैं, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12, 14, 15,000 करोड़। अभी लेटेस्ट कंपनी के रिजर्व्स 15,000 करोड़ से भी ऊपर हैं, और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए। बोरोइंग जो कंपनी की बीच में 8,000 करोड़ थी, वो कम होते होते अभी सिर्फ 655 करोड़ की रह गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे चल के आप फिक्स्ड एसेट देखोगे कंपनी के, वो लगातार बढ़ते 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 अब 2000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। कहीं पे भी फिक्स्ड एसेट आपको कम नहीं मिलेंगे। CWIP अभी करंटली 9 करोड़ का छोटा सा चल रहा है, कोई खास नहीं है। CWIP क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग आधा % बढ़ी है। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर में तो सेम है, लेकिन सितंबर क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में मैं बात करूं तो आधा % बढ़ी है। FII की मामूली सी कम हुई है पिछले क्वार्टर से। ठीक है, और DI की आप देखोगे तो मामूली सी बढ़ी है। पब्लिक का फिगर आप देखो, पब्लिक का फिगर अभी 19.61 है, जो थोड़ा सा बड़ा है पिछले क्वार्टर से, और उससे पिछले क्वार्टर से देखोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देखो, जो 1 साल पहले 73,000 होते थे, अब वो 2,11,000 हो चुके हैं। यानी 3 गुना पब्लिक अब इस शेयर में घुस चुकी है। और कब घुसी है? जब पिछले 1 साल में शेयर 71% डाउन हुआ है अपने टॉप से। यानी जैसे जैसे स्टॉक गिरता गया, पब्लिक खरीदती गई और शेयर और ज़्यादा नीचे गिरता गया। और यही कारण है कि रिटेलर्स फंसे हुए हैं और उनके बार बार क्वेश्चन आते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स पे वीडियो बनाओ, राजेश एक्सपोर्ट पे वीडियो बनाओ। और भी जो बड़े चैनल है वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के। तो हमने समझा बिजनेस और फाइनेंशियल। बिजनेस कंपनी का 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी के सेल बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन 0% है। ROC ROE बिल्कुल 2 से 3% है। लेकिन कंपनी का क्या है? कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है, यानी कर्जा नहीं है कंपनी के पास। कैश कंपनी के पास 2200 करोड़ से ज़्यादा है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ते ही ROC ROE बढ़ जाएंगे, क्योंकि ROC ROE क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। जब प्रॉफिट ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं है, तो क्या होएगा? वो तो कम ही होएगा। प्रॉफिट बढ़ते ही इसका ROE ROC ही सही हो जाएगा। PE जो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो कम हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो सारा रोड़ा है प्रॉफिट का। प्रॉफिट जिस दिन सही हो गया उस दिन कंपनी के फाइनेंशियल भी सही हो जाएंगे। और अभी हमने देखा कि पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यानी जो नेगेटिव होना था, लग रहा है कि वो नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। अब इससे नेगेटिव मुझे नहीं लगता कंपनी में कुछ भी हो सकता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के कुछ इशू हुए थे, वो भी हो चुके हैं। बाकी होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं ये चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो ये आ गए हैं दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट के चार्ट पे, और अभी मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी। देखो ऐसे तो बताने को मैं एक लाइन में बता दूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक आपको एक लर्निंग नहीं मिलेगी, स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंपनी ने देखो डबल टॉप बनाया, चार्ट ने डबल टॉप बनाने के बाद सीधा फॉल हुआ। ये फॉल है लगभग 72% का। लेकिन ये मंथली चार्ट है दोस्तों। अभी देखो पिछले 5-6 महीने से इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी अब यहां से ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है ये। और क्या नीचे जाएगा? 72% तो फॉल हो ही चुका है। ठीक है, तो एक बार डेली चार्ट में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, फिर दोबारा से मंथली चार्ट पे हम आएंगे। अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, तो ये ऊपर में ये 333 के आसपास एक हॉरिजेंटल लाइन बनती है, और एक अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो लगभग ये बनती है। यानी नीचे 266 और ऊपर में 333 के लेवल में और 266 के लेवल के बीच में ये अटका हुआ है। कब से लेके? पिछले लगभग यहाँ से ये इस ट्रेजेक्टरी में आया था फरवरी से। पिछले 6-7 महीने से ये स्टॉक यहीं पे ट्रेंड कर रहा है। अगर 333 का लेवल ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी तेजी बनेगी। वो उस टाइम हमें दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा कि तेजी बनने का माहौल है या नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तेजी कब बनेगी? जब कंपनी के प्रॉफिट में सुधार होगा।
रिवेन्यू या सेल्स हमने देखा ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म है। प्रॉफिट में जैसे ही सुधार आएगा आपको चार्ट में भी सुधार देखने को मिल जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोग, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो पहले ही ऊपर को ले जाना शुरू कर देते हैं और फिर हम बाद में देखते हैं कि रिजल्ट में भी सुधार मिलता है। दोबारा से एक बार मैं आ गया हूँ मंथली चार्ट पे, ठीक है। तो मंथली चार्ट में अभी आप देखो, ये पिछले 5-6 महीने से जैसे कि मैंने बताया यहीं पे अटका हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हर मंथ की जो कैंडल है वो प्रीवियस मंथ की कैंडल से थोड़ा सा ऊपर बन रही है, यानी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी कोशिश है, सिर्फ कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। जो लेवल मैंने बताए हैं उन लेवल्स को आपने ज़रूर देखना है। पिछले महीने की कैंडल का जिस दिन ब्रेकआउट हो जाए, अभी जैसे ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, अगले महीने ये फिर से रेड कैंडल बन गई। अब इस रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने और पिछले महीने की जो कैंडल है उसके टॉप से ऊपर बने, तो हम मंथली चार्ट में ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें कुछ तेजी लग रही है। लेकिन डेली चार्ट पे वो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ भी देखो वो 333 का लेवल है। तो फिलहाल स्टॉक में टेक्निकली हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी खास नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है ये सोचकर कि बॉटम तो बन ही चुका है कंपनी में, जो नेगेटिव होना था वो तो हो ही चुका है, तो यहाँ से भी कुछ लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। क्योंकि यहाँ से भी अगर मान लो कोई खरीदता है करंट लेवल से, और 333 के लेवल तक अगर हम देखें तो उसका 14-15% प्रॉफिट तो वैसे ही निकल के आ जाएगा। और लंबे टाइम तक अगर वो होल्ड करता है, मान लो 2-3 साल 4 साल के लिए, और स्टॉक वापस से अपने पहले वाले लेवल्स पे जाए, 2-3 गुना हो जाए, तो फिर तो ज़्यादा ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर भी राजेश एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। किसी और स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।